बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने पाकिस्तान आने के बाद फ्री कैंप किए। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मेरे कुछ कॉलीग्स को भी होगा और हो सकता है कि वो उससे कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश करें और इसके मुताबिक अपने फ्री कैंप अरेंज करने की कोशिश करें। ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पे जहाँ पे एक्सपर्टीज या सब स्पेशलिटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ये कैंप या फ्री कैंप करने का बहुत फ़ायदा हो सकता है। और उन लोगों को, जिन लोगों को ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं, दूर दराज के इलाकों में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। माना कि ये परमानेंट बेसिस नहीं होती और इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान शेयर करूंगा। उम्मीद है कि इससे कुछ पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा और जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी इसको देखते हुए हो सकता है फ्यूचर में अपने फ्री कैंप्स को अरेंज करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप फ्री कैंप कहीं पे प्लान करें तो उसकी लोकेशन के मुताबिक ये जान लीजिए कि वाकई वहाँ पे इस सब स्पेशलिटी की या इस एक्सपर्टीज के डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं है, पेशेंट्स वहाँ पे कितने अवेलेबल होंगे और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि अमूमन ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पे पेशेंट एडमिट नहीं किए जाते और थोड़े से टाइम में मरीजों को देखने की कोशिश की जाती है। सो सबसे अहम है लोकेशन एंड नीड, उसके बाद है हाउ टू स्प्रेड द वर्ड, वेटिंग एंड ट्रियाज, कंसल्टेशन सेटअप फ्री कैंप में, एंड माय फाइनल वर्ड। तो जैसे मैं अभी ये बता रहा था कि सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि उस जगह पे, उस शहर में या गांव में क्या फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल हैं और क्या आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड लोग वहाँ पे होंगे या नहीं। अगर सपोजली ऑन्कोलॉजी है और किसी जगह पे सिर्फ चंद एक पेशेंट्स हैं ट्यूमर के साथ या ट्यूमर रिलेटेड फिनोमिना के साथ, तो वहाँ पे फ्री कैंप करने का हो सकता है ज़्यादा फायदा ना हो। लेकिन ऐसी लोकेलिटी जहाँ पे एक अच्छा पूल ऑफ पेशेंट अवेलेबल है और उनको सर्विसेज अवेलेबल नहीं है या उनको ट्रैवल करके दूर जाना पड़ता है, वहां पे अगर प्री कैंप किया जाए तो उसका काफी फायदा हो सकता है। न्यूरोलॉजी का ये फायदा है कि इसका स्कोप ऑफ सर्विसेज बहुत वाइड है, इसकी वजह से प्री कैंप अरेंज करने में आसानी रहती है और अमूमन लोगों को इसकी जरूरत भी होती है। तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन डिसाइड कर लीजिए कि आप कहाँ पे प्री कैंप करना चाहते हैं और उसके मुताबिक आप जिस भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ या किसी फाउंडेशन के साथ अगर लायाजॉन करना चाहते हैं तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, आप भी उनको गाइड कर सकते हैं। मैंने अब तक 2 फ्री कैंप किए हैं जिनमें से एक मैंने कोटद्दू में किया और एक मैंने तलम्बा में किया। और मैं ये कहूँगा कि मेरा और मेरी टीम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों जगहों पे ना सिर्फ मैं अपने साथ अपने मेडिकल ऑफिसर्स को लेके गया, लेकिन मैं अपने फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स को भी साथ लेके गया ताकि वो पेशेंट को अरेंज या ऑर्गेनाइज कर सकें, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि मैं क्लिनिक में कैसे पेशेंट्स देखता हूँ और कैसे पेशेंट्स को मैनेज करना चाहिए। जब भी फ्री कैंप अरेंज करें तो वहाँ पे मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ जो पेशेंट्स परस्पेक्टिव से अहम है वो ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुन के आ जाते हैं कि यहाँ पे फ्री कैंप है और उनको पे नहीं करना पड़ेगा और एक सब स्पेशलिस्ट उनको देखेगा, लेकिन उन पेशेंट्स को ट्रियाज करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पेशेंट्स वाकई आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड हैं भी या नहीं। अदरवाइज उनको सिर्फ ये बताने में कि आप मेरा केस नहीं है या मैं आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड डॉक्टर नहीं हूँ, काफ़ी टाइम ज़ाया कर सकता है। ये कंसल्टेंट को खुद या मेडिकल ऑफिसर को भी करने की ज़रूरत नहीं है। उमूमन नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग एड या आपका जूनियर स्टाफ ये चीज़ें कर सकता है आपके बिहाफ पे। और उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि चंद एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर या कंसल्टेंट तक आ जाते हैं विद द आइडिया कि कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकंड, जैसे आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने स्पीकर भी अरेंज किया हुआ था ताकि वहां पे अनाउंस किया जा सके कि कौन से पेशेंट की बारी है और उनको नंबर्स दिए गए थे ताकि हमें ये भी पता चल सके कि कितने पेशेंट बुक हो चुके हैं। अगर आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि हमने ये कैंप अमूमन 5 से 6 घंटे का कैंप होता है जिसमें थोड़ी सी बीच में ब्रेक होती है चाय के लिए या रिफ्रेशमेंट के लिए,
लेकिन अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट बुक कर लेंगे तो जो पेशेंट नहीं देखे जाएंगे या जल्दी में देखे जाएंगे वो फ्रस्ट्रेट होंगे। सो कोशिश ये करें कि जो नंबर आप कंफर्टेबली अपने मेडिकल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स के साथ देख सकते हैं उन पेशेंट्स को नंबर इशू कर दिए जाएं और बाकी पेशेंट्स को बता दिया जाए कि वो एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। इससे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी और आपको भी एक स्मूथली काम करने का मौका मिलेगा। वेटिंग एरिया आप बाहर भी बना सकते हैं ओपन एयर में, जो कि काफी अच्छा रहता है, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो इंडोर भी किया जा सकता है जैसे कि पहली फोटोग्राफ में किया गया था। सो दोनों सूरतों में आप एक वेटिंग एरिया बना लीजिए, क्योंकि पेशेंट्स बाज़ औक़ात जल्दी आ जाते हैं या अभी डॉक्टर्स को देखने में टाइम होता है या अमूमन पेशेंट के साथ और लोग आ जाते हैं, तो उनको वेट करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो है इन पेशेंट्स का वाइटल एंड ट्रियाज। अगेन जैसे मैंने कहा कि ट्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई ये पेशेंट आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन जैसे आप ये देख रहे हैं कि हमने अलग से कैबिन एक डेडिकेट किया हुआ था इस मकसद के लिए कि पेशेंट्स को उनकी कंप्लेन पूछी जाए और उनको ये समझाया जाए कि वाकई आप इन डॉक्टर को दिखा सकते हैं या नहीं। मेडिकल स्पेशलिटी प्री कैंप एंड सर्जिकल स्पेशलिटी प्री कैंप काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मेडिसिन के फील्ड में पेशेंट्स के वाइटल्स लाइक ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर नोट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। तो हमने पहले उनको ट्रियाज किया, फिर उनके वाइटल्स किए और उसके बाद उन पेशेंट्स को फर्दर रेफर किया कि मेडिकल ऑफिसर उनको देखें और कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें फॉर फाइनल ओपिनियन। ये हमारा वो कंसल्टेशन क्यूबिकल्स जो बनाए गए थे, इसमें क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड जरूर रखा जाए कि इन केस उनमें से बहुत सारे 30-40 पेशेंट्स में से भी अगर 2-3 पेशेंट्स दोबारा कभी चेक करवाना चाहें तो दोबारा से आपको सारी डिटेल्स ना लेनी पड़े और आपको आइडिया हो कि आपने पहले उनको क्या सजेस्ट किया था और आपका थॉट प्रोसेस क्या था। सो एक अच्छा कंफर्टेबल कंसल्टेशन कॉर्नर या रूम होना चाहिए जहाँ पे आप पेशेंट से ये डिटेल्स ले सकें, उनसे डिस्कस कर सकें और उनको एक्सप्लेन भी कर सकें कि आप उनके बारे में या उनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं और उसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं मेरे मेडिकल ऑफिसर, इस रूम में हमने 2 मेडिकल ऑफिसर्स को रखा हुआ था, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्पेस आपको ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जैसे एक कैंप में हमने एक मेडिकल ऑफिसर को एक क्यूबिकल दिया हुआ था और दूसरे कैंप में 2 मेडिकल ऑफिसर्स को एक रूम दिया हुआ था, लेकिन जो कंसल्टेंट था वो इन रूम्स में रोटेट करता था। मकसद ये कि मैं आई वॉज द ओनली कंसल्टेंट, सो मैं एक रूम से दूसरे रूम में खुद जाता था अपने लैपटॉप के साथ और पेशेंट की डिटेल्स सुनने के बाद उनका प्रिस्क्रिप्शन उनको प्रिंट आउट करके देता था। एक कैंप पे ये भी हुआ कि लाइट चली गई तो हमने जनरेटर पे प्रिंटर चलाया और उस पर हमने पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट आउट करके दिया। अगर आप उनको प्रिंट आउट देंगे तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि उनको दवाई समझने में, समझाने में आसानी रहती है। दूसरा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ थी वो ये कि मैं फार्मूला लिखता हूँ, ब्रांड नहीं लिखता हूँ। और मैं इस सिलसिले में बड़ा उनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ब्रांड नहीं लिखते, सिर्फ फार्मूला लिखते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये फ्री कैंप अरेंज किया पेशेंट्स के लिए और ये स्पेस हमें प्रोवाइड की। एट द एंड ये फाइनल फोटोग्राफ्स हैं हमारे, जो कि एंड ऑफ द कैंप हमने लिए थे, जिसमें आप देख सकते हैं मेरी टीम है। ये 2 डिफरेंट कैंप्स के 2 डिफरेंट फोटोग्राफ्स हैं। तो मैं एट द एंड अप्रिशिएट करूंगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, फाउंडेशन को। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हमें अपने पेशेंट्स को, जो कि नेचुरली हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ ये है कि उनको तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हैं और हम उनको ये सर्विसेज टू सम एक्सटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हमें मिलकर काम करना होगा, ना सिर्फ डॉक्टर्स को बल्कि फार्मास्यूटिकल फाउंडेशन इंडस्ट्री को और पेशेंट्स को भी ये समझना होगा कि जो डॉक्टर आए हैं वो सब मरीजों को नहीं देख सकते, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ मरीजों को देख सकते हैं। ऑन एवरेज इन 6 आवर्स हमने एक कैंप में तकरीबन 40 से 45 मरीज देखे, क्योंकि हर कैंप में मेरे साथ 4 मेडिकल ऑफिसर्स थे और उसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 8 से 10 पेशेंट पर मेडिकल ऑफिसर उन्होंने देखे इन 6 आवर्स। तो अगर टाइम डिवाइड किया जाए तो मैं समझता हूँ कि 20 से 25 मिनट में हमने एक पेशेंट को स्टाफ किया और फाइनल किया, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा टाइम है फ्री कैंप के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखते हैं, जैसे आप 100-200 पेशेंट्स देखते हैं और आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन भी अफेक्ट होती है, उसमें गलती के भी चांसेस हो सकते हैं। एक और वर्ड ऑफ एडवाइस मैं आखिर में ये देना चाहूँगा, कुछ पेशेंट ऐसे भी आए जिनके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड
जैसे एपिलेप्सी है और वो मेडिसिन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, फॉलोअप रिक्वायर्ड है। सो ऐसे पेशेंट्स का हमने रिफ्यूज कर दिया कि आपको हम कैंप टाइम में नहीं देख सकते, क्योंकि 20 मिनट्स कंसल्टेशन में आप उनकी मेडिसिन एडजस्टमेंट और फॉलोअप का डिसीजन नहीं ले सकते, और वो इतनी दूर आपको दोबारा आके फॉलोअप भी नहीं करवा सकते। तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उसके मुताबिक डॉक्टर को दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेडिसिन एडजस्टमेंट के बाद ये पेशेंट्स फॉलोअप करना जरूरी होता है, ये देखने के लिए कि वो इम्प्रूव हुए या नहीं। लेकिन अगर सिंपल केस है तो फॉलोअप के बगैर भी आप उनको अच्छा ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है इस ब्रीफ वीडियो का मेरे डॉक्टर कोलीग्स को भी फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि मैं दोबारा यही कहूंगा कि अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप सब मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।